रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स कितने काम के हैं और इनमें निवेश से आपको क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में और विस्तार से समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एप्सिलॉन मनी मार्ट के को फाउंडर और सीईओ मिस्टर अभिषेक देव जी। अभिषेक सर, आपका मनी 9 पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अपना समय आज हमें देने के लिए। धन्यवाद संदीप जी, और आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप यही बताइए कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। देखिए संदीप जी, मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे जरूरी ये चीज़ है कि आपको कितने साल में रिटायरमेंट होने का आपका प्लान है। ठीक है। और इसमें एक फैक्टर होता है कि आपकी उम्र कितनी है। बट काफ़ी लोग आजकल जल्दी रिटायर होना चाहते हैं कि वो अपनी आम जिंदगी से फिर वो अपने हॉबी को परस्यू कर सकें। तो समय सीमा जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिटायरमेंट प्लानिंग में। जितनी ज़्यादा समय सीमा होगी आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग उतना आसान होगा, बिकॉज आपके इन्वेस्टमेंट को आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं उसको ज़्यादा समय मिलेगा अपने परफॉर्मेंस ऑब्वियसली। के थ्रू। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो होता है एसेट एलोकेशन। तो आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, इंश्योरेंस के थ्रू करें, वो अलग बात है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपके पास कितना समय है। आप एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप हर माह या हर 2-3 महीने पे इन्वेस्ट करना है। उसके हिसाब से आपका एक पोर्टफोलियो बनना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास लंबा समय रिटायरमेंट के लिए 7-8 साल 10 साल से ज्यादा है, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी स्कीम्स ज्यादा होंगी। बिकॉज ठीक है। जैसा हम सबको पता है, इक्विटी में समय के साथ रिटर्न्स ज्यादा अच्छे आते हैं। वोलेटिलिटी होती है, थोड़े समय में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन लंबा समय देने पे जो हमारे को हिस्ट्री बताता है कि रिटर्न्स काफी अच्छे आते हैं। ऑब्वियसली। थोड़ा थोड़े डेट फंड होंगे। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका, जब आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचेंगे तो आपके इक्विटी फंड्स कम हो जाएंगे और डेट फंड बढ़ जाएंगे। उसका कारण ये है कि जब आप रिटायरमेंट के नजदीक आते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको आपके लिए इनकम जनरेट करना होता है और आपको स्टेबिलिटी देनी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिटायरमेंट के नजदीक आ गए, आपके पास काफी इक्विटी फंड है और मार्केट किसी कारण से उस समय अगर नीचे चला गया तो जी। आपका नुकसान हो सकता है और ऑब्वियसली। आपकी रिटायरमेंट के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे। तो इसके लिए हम एसेट एलोकेशन करते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग फंड सजेस्ट करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे रिटायरमेंट नजदीक आता है आपका पोर्टफोलियो का जो एग्रेशन है वो कम होना चाहिए। वो एग्रेशन। धीरे धीरे मॉडरेट पोर्टफोलियो होना चाहिए और धीरे धीरे उसमें डेट का पोर्शन बढ़ना चाहिए जिससे वो इनकम जनरेट कर सके। ठीक है। तो अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो बेसिक से, जैसे हमें अभिषेक जी ने बताया कि आपकी उम्र क्या है और आपके रिटायरमेंट में कितने साल हैं, कब आप रिटायर होना चाहते हैं, उसके लिहाज से ये तय किया जाएगा कि आपकी जो प्लानिंग है या तो फिर म्यूचुअल फंड में निवेश है वो किस तरह से होगा। एसेट एलोकेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 7-8-10 साल का समय है तो आपके पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी भले ही वॉलेटाइल रहती है लेकिन ज़्यादा रिटर्न्स कमाने में भी सक्षम आप रहते हैं। तो उस लिहाज से जैसे जैसे आप अपनी रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंचते जाते हैं आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एग्रेशन कम होना चाहिए और वो मॉडरेट होना चाहिए, यानी इक्विटी का पोर्शन कम होना चाहिए और धीरे धीरे आपका जो डेट की और एलोकेशन है उसमें आपको धीरे धीरे एलोकेशन जो है उसको बढ़ाना है और अलग अलग स्कीम्स फिर उसके हिसाब से ही आपको सजेस्ट की जाती हैं। सर, मैं दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूं। रिटायरमेंट प्लानिंग में दूसरे बचत साधनों से अगर तुलना करें तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश से क्या फायदा मिलता है? जैसे कई बीमा कंपनियां पेंशन प्लान लेकर आती हैं, उनके मुकाबले ये म्यूचुअल फंड्स किस तरह से बेहतर है? देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला है कि आपका कॉस्ट कितना है। ठीक आप है। जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको जो रिटर्न आता है उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है मार्केट जो आपको रिटर्न देता है और दूसरा जो होता है वो कॉस्ट कितना है। तो अगर आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, वो बीमा कंपनियों से मिले, म्यूचुअल फंड से मिले, तो उसको आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। टिपिकली हमने क्या देखा है कि म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो काफी ट्रांसपेरेंट होते हैं। हर महीने कम से कम एक बार पोर्टफोलियो पूरा डिस्क्लोज होता है। कॉस्ट बहुत क्लियरली डिस्क्लोज होता है, आपको पता है कितना कॉस्ट है। तो एक लंबे प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल से, देखिए, किसी भी रिटायरमेंट प्लानिंग में 2 फेज होते हैं। एक होता है अकुमुलेशन फेज, जब आप
इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं लंबे समय के लिए, उसको हम्म। बढ़ाने के लिए। हम्म। दूसरा होता है इनकम या डिक्यूमुलेशन फेज, जब आपका वो पैसा आप यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है। मेरा जो पर्सनल मेरी राय है हम्म। कि अक्यूमुलेशन फेज के लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, सही है म्यूचुअल फंड हम्म। अक्यूमुलेशन फेज के लिए पर्टिकुलरली। जब आपको इनकम यूज करना है, डिक्यूमुलेशन करना है, उस समय इंश्योरेंस कंपनीज के एन्युटी प्रोडक्ट होते हैं जो इस पर्पस के लिए ही बने होते हैं। तो आप एन्युटी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो आपको रेगुलर इनकम देंगे आप पूरी जिंदगी आपके अक्यूमुलेटेड कॉर्पस से। दूसरा ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड प्लान्स या इनकम ओरिएंटेड फंड्स में जा सकते हैं, या वैसे फंड्स में जा सकते हैं जिसमें आप सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकें, सो दैट आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने इनकम आती रहे। हम्म। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके जो रिटायरमेंट है उसके दो फेजेस होते हैं। एक वो होता है एक्यूमुलेशन, जब आप निवेश कर रहे होते हैं, यानी कि जब आपका कॉर्पस बिल्डअप हो रहा होता है, और दूसरा वो जब आप रिटायरमेंट हो जाती है या फिर आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपके लिए इनकम जनरेट करना शुरू कर देता है। तो उस लिहाज से जब आप एक्यूमुलेशन फेज में, यानी कि जब आप निवेश के फेज में हैं, तब आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा हमें अभिषेक से बता रहे हैं। और जब आप रिटायरमेंट की एज पे पहुंच जाते हैं, जब आपको इनकम की जरूरत होती है, तो उस समय जो इंश्योरेंस कंपनियों के एन्युटी प्लान्स होते हैं, आप उनमें निवेश कर सकते हैं ताकि आपको जो रेगुलर इनकम है वो आती रहे। उस समय भी आप चाहें तो म्यूचुअल फंड के जो डिविडेंड प्लान्स होते हैं उनको भी चूज कर सकते हैं, जिसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स की आपके पास एक ऑप्शन होता है। तो आप चाहें तो उस समय म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड से अगर आप कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस, आपका जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब आप उनके एन्युटी प्लान्स को चूज करें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सर, किसी आम निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड्स में कब निवेश करना सही रहता है? कोई व्यक्ति अगर एसआईपी के जरिए निवेश शुरू करना चाहता है तो वह कभी भी शुरू कर सकता है, या उसे बाजार के अनुकूल होने का इंतजार करना चाहिए? तो संदीप जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। म्यूचुअल फंड हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसका कभी भी इन्वेस्ट करना सही है। हम्म। कब इन्वेस्ट करने से ज्यादा जरूरी है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें। तो अगर आपका सवाल है कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको आज इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ठीक है। आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, तो उससे अच्छी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि आपका एवरेज कॉस्ट जो होता है वो मैनेज होता है। सडन जो बम्स होते हैं मार्केट में, या जब मार्केट अचानक गिरता है, तो उससे आपको उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम्म। नीचे मार्केट में आप खरीदते जाते हैं। मार्केट जब बहुत ऊपर चला जाता है तो भी आपका पार्टिसिपेशन रहता है उसमें। हम्म। लेकिन कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आप किस पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म। और जिस पर्पज से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपको बहुत लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, तो वाजिब है कि आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में या ज्यादा रिस्की एसेट में होगा। हम्म। इक्विटी जब आप करते हैं, आपको एक्चुअली काफी डाइवर्सिफाइड देखना चाहिए। आपको इंडियन इक्विटी के साथ ग्लोबल इक्विटी भी देखना चाहिए। काफी फीडर फंड्स है इंडिया में जो आपको यूएस इक्विटी में, एशियन इक्विटी में, इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज में एक्सपोजर देते हैं। हम्म। और अगर आपका टाइम होराइजन कम है, आपके कुछ दिनों का या कुछ महीनों का पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। उसके लिए डेट फंड सही है, लो ड्यूरेशन डेट फंड में देखना चाहिए। तो कब इन्वेस्ट करें का तो बहुत आसान जवाब है, आप आज इन्वेस्ट करें। कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके हिसाब से आप सोचें कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आपको बाजार में कब पैसा लगाना चाहिए उसका जवाब है आज ही लगाइए, अभी लगाइए। आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि बाजार ऊपर है या नीचे है। लेकिन हाँ, कैसे निवेश करना है, कहाँ पे निवेश करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस चीज़ के ऊपर निर्भर करेगा कि उसका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, और उसके साथ साथ आपका टाइम होराइजन क्या है, कि आप कितने समय तक उस निवेश को बनाए रख सकते हैं या उसमें कितना लंबा रुक सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप लंबा रुक सकते हैं तो आपके लिए इक्विटी का ऑप्शन है। छोटी अवधि का नजरिया है तो फिर आप डेट फंड्स को चुन सकते हैं। अच्छा सर, आजकल हम देख रहे हैं कि जो नए फंड ऑफर्स हैं, यानी कि जो एनएफओस हैं, उनकी भरमार आई हुई है मार्केट में। सर ये बताइए कि किसी इस नए न्यू फंड जो ऑफर होते हैं उसमें निवेश करना कितना सही होता है? सर देखिए, अब मैं आपको इसको एक दूसरे तरीके से इसके बारे में बात करूं। अभी किसी को बुखार हो जाए तो क्रोसिन भी खा सकते हैं, डोलो भी खा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है सर। तो ये जो नए फंड आते हैं उसके दो हाँ। कारण हैं। एक ये है कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उनको अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट कंप्लीट करनी है। हम्म। दूसरी ये है कि मार्केट में प्रोडक्ट गैप है, उस गैप को फिल करना। ठीक है। आपको एज एक निवेशक की तरह से आपको अपने बारे में सोचना, आपको ये सोचना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है इसका उद्देश्य क्या है। हम्म। अगर उस उद्देश्य के लिए उस नए फंड की जरूरत है तो आपको खरीदना चाहिए। हम्म। अगर उस उद्देश्य के लिए वो नए फंड की जरूरत नहीं है तो आप मत खरीदो, सिर्फ इसलिए कि कोई आपको बेच रहा है।
आपको कोई नया फंड तब खरीदना चाहिए जब उसकी जरूरत आपके पोर्टफोलियो में है। एक गैप है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी काफी सारे पैसिव फंड्स आ रहे हैं, ठीक है। हम सबको पता है लार्ज कैप स्पेस में अल्फा जनरेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों का इंफॉर्मेशन काफी ट्रांसपेरेंट होता है, पता होता है लोगों को, तो वो मुश्किल होता है उन बड़ी कंपनियों में अल्फा जनरेट करना इंडेक्स के ऊपर। वहां पे अगर आपको एक नया ETF लॉन्च होता है जो लो कॉस्ट में आपको एक्सपोजर देता है बड़ी कंपनियों का, तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एक प्रोडक्ट गैप है आपके पोर्टफोलियो में अगर आपके पास ETF नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 3 लार्ज कैप फंड है और एक चौथा लार्ज कैप फंड लॉन्च होता है जो बाकी तीनों के जैसा ही है, तो अनलेस वो नए प्रोडक्ट ने खुद को प्रूव किया है या उसका कुछ ऐसा एक यूनिक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, तो फिर बिना मतलब के एक नया फंड सिर्फ ऐड करने का कुछ फायदा नहीं है। सो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन का कोई फायदा नहीं होता। तो आप नया फंड खरीदें अगर उसकी जरूरत है तो। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो को उसकी ज़रूरत है किसी NFO की तो ही आप उसको खरीदें। अगर वो आपके पोर्टफोलियो का गैप पूरा करता है या उसे डाइवर्सिफाई करता है तो ही आप उस नए NFO में निवेश करिए, वरना ओवर डाइवर्सिफाई करने का उसमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति किसी NFO में निवेश कर रहा हो तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं फिर से वही बोलूंगा। मैं हो सकता है इस बात को बार बार बोल के बोर कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एसेट एलोकेशन देखिए। अगर आपके एसेट एलोकेशन में आ, आपको लार्ज कैप इंडियन इक्विटी 20% होना चाहिए और 18% है, और ये एक NFO की वजह से वो 20 कर सकते हैं, तो ठीक है आपको अगर पसंद है। लेकिन अगर आपको 20% होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 25 है, एक और लार्ज कैप इक्विटी ऐड करके आप अपना कोई भला नहीं कर रहे। सो सबसे पहले एसेट एलोकेशन देखिए, अगर जरूरत है उस एसेट क्लास की तो लीजिए। दूसरा, आप अगर किसी NFO में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए सबसे पहले कि उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपके पोर्टफोलियो में फिट होता है कि नहीं, उसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या रेपुटेशन है, फंड मैनेजर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कितना स्ट्रांग है। क्योंकि फंड मैनेजर के अच्छे होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और स्ट्रांग होना चाहिए, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ें देखकर आप अपने एडवाइजर से सलाह लेकर आप NFO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसेट एलोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई NFO आपके सामने आता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके पोर्टफोलियो को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, पहले तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरा, अगर आपको कोई NFO पसंद आ भी रहा है, आपके पोर्टफोलियो से मैच कर भी रहा है, तो आपको कुछ 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि वो जो NFO है उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो आपके पोर्टफोलियो से मैच करता है तभी आप उसमें निवेश करें। AMC की क्रेडिबिलिटी क्या है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है निवेश का, और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उस AMC का वो कितना स्ट्रांग है, कितना ट्रांसपेरेंट है। उसी के हिसाब से आप उसमें जो निवेश की जो रणनीति है वो बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।